जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जी यस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2023, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपीएसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा दीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपका कितना सही हुआ ज़रूर कमेंट करिएगा। अपने आप को स्वतः जांचिएगा कि आप कितने पानी में है, कितना क्वेश्चन तक सही हो जा रहा है, तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, एकदम एग्जाम जैसा मॉडल पेपर आपको यह मिलने वाला है, प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त, यूपी पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। वीडियो को कर देना है लाइक, दोस्त यारों तक शेयर भी करते रहना है। देखिए, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर रेडियो ऑपरेटर या फिर यूपीएसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप में एक सेक्शन आता है, एक सिलेबस में पार्ट दिया हुआ है मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसको अलग से हमने निकाल करके पूरा का पूरा मेंटल एप्टीट्यूड सिलेबस टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आपको मेंटल एप्टीट्यूड फॉर रेडियो ऑपरेटर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी में समान चैप्टर है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ से निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एसआई रेडियो ऑपरेटर, यहाँ पर भी बहुत सारे चैप्टर जैसे जनसंख्या नगरीकरण हो गया, आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद हो गया, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था हो गया। ठीक है, आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सेम टू सेम यही चीज़ है, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर बात करें हिंदी के लिए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लास भी चलाई जा रही है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप सभी को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलती हैं, तो टेलीग्राम पर यही सर्च करके आपको जुड़ जाना है या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त शुरू करते हैं वीडियो। और हिंदी की बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेज जैसे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हो गया, ठीक है, लेखक एवं रचनाएं हो गया, हिंदी प्रैक्टिस सेट हो गया, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्त, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है वह है कर्कश का विलोम दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पर कर्कश शब्द का विलोम चुनना है। कर्कश मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब होता है कठोर बोलने वाला, कड़ा बोलने वाला, एक तरीके से ठीक से न बोलने वाला। ठीक है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा मधुर यानी कि कर्णप्रिय, जो हमारे कानों को अच्छा लगे। और कर्कश मतलब ऐसा बोलने वाला जो कि अकर्णप्रिय यानी कि अच्छा नहीं बोलता हो। ठीक है, कर्कश आवाज़ हो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक बार आपको बता दें कि टोटल यहाँ पर प्रश्न 40 रखे गए हैं। आपका कितना सही होता है इसके बारे में भी ज़रूर लास्ट में कमेंट करिएगा, उससे पता चलता है आपकी तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है, अंत में बताएंगे कितने क्वेश्चन तक आप यहाँ पर अटेंड करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, वाक्यांशों के लिए एक उचित शब्द चुनना है। जैसे जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यहाँ पर 2-3 ऑप्शन 4 में 2 में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इंद्रजीत या फिर जितेंद्रिय। देखिए, अगर पूछ दे इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, इंद्रियाँ समझ रहे हैं ना, इंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ, तो उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। और इंद्रजीत की बात करें, इन्होंने इंद्र पर ही विजय प्राप्त कर लिया था, इसीलिए इनको कहा जाता है इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर 2 का सही हो गया सी। कह रहा है उच्च कुल में पैदा होने वाला, तो उच्च कुल यानी कि जिसका कुल ही उच्च हो, तो यहाँ पर कुलीन इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, क्या कहना चाह रहा है? इच्छा दे रहा है, कामना कर रहा है। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत गलत कर देंगे। प्रश्नवाचक कोई बातें नहीं है। विस्मयवाचक होता है तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगता है। यह भी नहीं होगा। निषेध, नकारात्मक, कोई बात ही नहीं कह रहा है। यहाँ पर क्या है? इच्छावाचक। ऑप्शन नंबर सी चौथे का सही हो जाएगा। कह रहा है श्री गणेश का विलोम बताइए।
कोई काम शुरू करते हैं या करने से पहले हम लोग क्या कहते हैं, श्री गणेश आज इस कार्य का हमने किया। श्री गणेश मतलब शुभारंभ करना। और यहाँ पर श्री इति या फिर इति श्री का मतलब क्या होता है, समाप्ति करना। इति श्री इति सिद्धम। कक्षा 9-10 में बहुत ही इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, यानी कि जिसको सिद्ध करना था, सिद्ध करने के बाद क्या लिखते थे, इति सिद्धम, या फिर वही बात हो गया। इति मतलब यानी कि समाप्त हुआ, यह कार्य पूरा हुआ। छठवां कह रहा है फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए फूल का पहले पर्यायवाची है, जान लीजिए क्या क्या होता है। पुष्प होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है, फूल होता है। इसके अलावा जैसे प्रसून होता है, प्रसून जोशी का नाम सुना है। प्रसून मतलब क्या होता है, पुष्प, फूल होता है। इसके अलावा मंजरी होता है, गुल होता है। यह सब होता है किसका, फूल का पर्यायवाची। लेकिन यहाँ पर जो लिख दिया है तनुजा, तनुजा मतलब क्या होता है, तनु से निकली हुई, मतलब तनु मतलब क्या होता है, पुत्र, और जा लग जाएगा। तनुजा मतलब हो जाती है पुत्री या फिर बेटी, ठीक है। अगर इसके आगे अगर रवि तनुजा लग जाए तो क्या हो जाएगा, बताइए। रवि तनुजा लग जाए तो यह हो जाएगा यमुना का पर्यायवाची, याद रखिए। नेक्स्ट कह रहा है किस रज को रसराज कहा जाता है, यानी कि रसों का राजा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है, रसराज से अलंकृत किया जाता है इसको। 7वें का सी। उम्मीद है अब तक आपका सभी का सभी प्रश्न सही है। यदि आप उन लोगों में से हैं जिनका अभी तक सभी के सभी प्रश्नों में से सही है तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए दोस्त। नेक्स्ट आ गया मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है मन रे, मन से कह रहा है कि यह जो तन है, यह जो हमारी शरीर है, एक क्या है, कागज के पुतले के समान है। इस पर बूंद, ठीक है, लागे बूंद बिनस जाए क्षण में, यानी कि इस पर यदि जल की बूंदें, पानी की बूंदें पड़ती है तो क्षण भर में क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। गर्व करे क्या इतना, इस पर इतना गर्व क्यों करता है। कुल मिला जुलाकर कवि कह रहा है मनुष्य अपने शरीर पर इतना गर्व, इतना गुमान क्यों करता है। यह एक कागज का पुतला है, पानी के गिरते ही क्षण भर में क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अब पहचानिए। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस कर रहा है, नहीं कर रहा है। भक्ति की कोई बात नहीं, भक्त भावना यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। करुण रस, कोई ऐसा रोने वोने वाला यहाँ पर काम ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जब भी कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग, यानी कि परमात्मा के प्रति अपना इच्छा, अनुराग व्यक्त करता है, पैदा करता है, तो वहाँ पर कौन सा रक्त होता है, शांत रस होता है, शांत, साइलेंट वाला। तो यहाँ पर शांत रस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8वें का डी। 9वां कह रहा है जिस छंद में 4 चरण हों और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं क्या कहलाता है, बता दीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, चौपाई में 4 छंद होती हैं और चारों में 16-16 की मात्राएं पाई जाती हैं। और इसके अलावा अर्धसम मात्रिक की बात करें तो दोहा हो गया, सोरठा हो गया, यह अर्धसम मात्रिक है। दोहा में क्या होता है, 13 होता है, फिर 11 की मात्रा होती है। इसके अलावा सोरठा में क्या होता है, पहले 11 की मात्रा होती है, फिर 13 की मात्रा होती है, ठीक है। तो 9वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। आ गया फिर पर्यायवाची। दोस्त इसमें पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम से क्वेश्चन मान के चलिए आपका बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है। और यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको रचनाएं से देखने को मिलेंगी, तो रचनाओं वाला भी वीडियो देख लेना है। कह रहा है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। देखिए कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या क्या होता है, कल्प तरु भी होता है, इसके अलावा पारिजात भी होता है, देव वृक्ष भी होता है, देव द्रुम भी होता है, हरिचंदन होता है, कल्प द्रुम होता है, यह सब इसके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह सभी हो जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 का देखते हुए ट्रिक नहीं मारना है, कल्प तरु मिल गया या फिर पारिजात मिल गया तो मार दें। ऑप्शन डी तक भी पढ़ के जाइए, भले ही क्वेश्चन आता हो, क्योंकि ऐसे भैया बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे यूपीएसआई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यह कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है जो कि आपकी पढ़ाई में, यूपीएसआई की तैयारी में काफ़ी हेल्प करने वाली है। इसमें देखेंगे हम तो कंप्लीट जो कि नवीनतम सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा
जो भी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जैसे 2021 का जो पेपर हुआ था, तो आपको यहाँ पर पेपर भी मिलने वाला है। और पेपर ही नहीं, इसके नीचे आपको डिटेल जो है कि सलूशन भी मिलने वाला है, एक एक प्रश्न का डिटेल से। इसके अलावा बात करेंगे, इनका जो है स्टडी गाइड बुक के साथ अन्य बुक भी आता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह हो गया स्टडी गाइड, और यहाँ पर मूल विधि हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया। तो आप सभी बुक को भी ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी जा कर के ले सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो देखिए, आदि मतलब क्या होता है? आदि मतलब होता है प्रारंभ, यानी कि एकदम शुरुआत वाला, ठीक है। और आदि अंत मतलब समझते हैं एकदम आखिरी वाला। तो कह रहा है हिंदी की आदि यानी कि प्रारंभिक हिंदी की जननी जो हुई है, किस भाषा से हुई है? एकदम प्रारंभिक भाषा कौन सी थी हिंदी की? तो यहाँ पर थी संस्कृत। 11वें का बी हो जाएगा, संस्कृत हुआ। फिर उसके बाद देखिए इसका क्रम क्या है, संस्कृत हो गया, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी लास्ट स्टेज में आई है दोस्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संस्कृत। अब नेक्स्ट कह दिया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी सही है, 14 सितंबर को। अगर यहीं पे अगवा विश्व लगा देता, ठीक है, विश्व अगर लगा देता, पूछता विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो नीचे में कमेंट करिए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए एक ट्रिक दे देते हैं, जनवरी में मनाया जाता है। बाकी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, नीचे आप कमेंट करिए दोस्त। नेक्स्ट आते हैं हम, कह रहा है कि दिन रात अध्ययन करके वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य के रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यानी कि अध्ययन लिखा है, इसका शुद्ध वर्तनी चूज करना है, इतना झूठा लिखा है, ठीक है। झूठे परेशान किया है कि देखते हुए सब गड़बड़ा जाए कि बढ़िया प्रश्न आ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, अध्ययन का जब शुद्ध हम देखेंगे तो अध्ययन लिखा जाता है, अध्ययन। 13वां क्या, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 14वां कह रहा है अविकारी शब्द होता है, यानी कि अविकारी शब्द क्या होता है बताइए? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। अविकारी इसका मतलब ही होता है कि जिसमें विकार उत्पन्न न हो, अविकारी। और इसको हमने पहले भी बताया कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, उसको ही अविकारी कहते हैं। जैसे आगे हो गया, आप कोई भी लिंग परिवर्तन कर लीजिए, सर्वनाम वचन परिवर्तन कर लीजिए, आगे है तो आगे ही रहेगा, पीछे है तो पीछे ही रहेगा। तो आगे, ऊपर, नीचे, पीछे और यहाँ, यह सब क्या है? अविकारी शब्द है, ठीक है। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 14वें का सी एकदम सही जवाब होगा। और इसके 4 भेद भी होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है। 15वां कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? व्यंजनों, देखिए पिछला वाला प्रैक्टिस सेट आया था तो उसमें हमने बताया था। चलिए यहाँ पर भी दिखा देते हैं, वो वाला कटिंग ला करके दिखा देते हैं। कैमरा वाले सेक्शन में था भैया, देखिए यहाँ पर देखेंगे जब हम, इसमें क्या पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। व्यंजनों की संख्या जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यह क्या है? व्यंजन है, ठीक है। और यहाँ पर जब यह देखेंगे हम लोग स्वर की संख्या पूछ दे तो कितना है? स्वर है 11। अब व्यंजन 5, 10, 15, 20, 25, 4 29, 29 4 33, इतना यह सब क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने इसको डिटेल से बताया है। तो व्यंजनों की संख्या यहाँ पर 15 का सी यानी कि 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है वाक्यांश को पढ़िए और उनके दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखिए 16 से 20 तक है। तो वाक्यांश पढ़ लेते हैं। यह गद्य है, गद्य नहीं बल्कि पद्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, यानी कि कभी यहाँ पर कहना चाह रहा है कुछ भी बनो लेकिन कायर यानी कि डरपोक मत बनो। ठोकर मार पटक मत माथा, यानी कि कोई भी आपके सामने कार्य आए उसको ठोकर मारिए,
ठोकर मारिए यानी कि अपना 100% दीजिए वहाँ पर। पटक मत माथा, माथा को यानी कि अपने सिर को धुनिए मत, सिर को पटकिए मत। कोई भी कठिनाई आए तो उसका डट कर सामना करिए। तेरी राह रोकते पाहन यानी कि तुम्हारी राह क्या, पाहन मतलब पत्थर, तुम्हारी राह पत्थर रोक रहे हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बनो लेकिन कायर डरपोक मत बनो, हर चीज़ का डट के सामना करो। ले देकर जीना क्या जीना है यानी कि ले देकर यानी कि ले भाई स्कूल में जो लोग करे समझौता करके क्या जीना, ले देकर यानी कि समझौता करते हैं तब न लेनी देनी करते हैं। ले भाई ले देकर जीना क्या जीना यानी कि समझौता करके जीना क्या जीना है। कब तक गम के आंसू पीना, गम के आंसू कब तक पिएंगे। मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ भी बन बस कायर मत बन यानी कि कायर नहीं बनना है, हर कठिनाइयों का डट के सामना करना है, किसी से भी समझौता नहीं करना है। ठीक है, कोई पत्थर राह रोके तो मार ठोकर सबको उड़ा दे। ठीक है, तो यही यहाँ पर इसका सेंस है। कह रहा है कवि क्या कहने की प्रेरणा दे रहा है, गम के आंसू पीने की दे रहा है, नहीं दे रहा है। आत्मसमर्पण करने की दे रहा है, नहीं दे रहा है। कुछ भी न बनने की तो एकदम नहीं दे रहा है। कवि क्या रखा रहा है, रुकावटों को ठोकर मारो और आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगला कह रहा है कि इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है। कायर मतलब हमने क्या बता दिया, पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है, समझौतावादी बनना यानी कि आपको समझौता नहीं करना है, कायर नहीं बनना है। नेक्स्ट कह रहा है कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है। तो पढ़िए आप, ऑप्शन पढ़ कर के ही आंसर लगा देंगे, इसका अर्थ समझ गए होंगे। तो कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है। पहली बात तो मुश्किल है, गलत लिख दिया। ठीक है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, बात तो सही है कह रहा है। कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पर कुल ले देकर 18वें का सी एकदम सही जवाब निकलता है। कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ठीक है, कुछ भी बनना है, हमें कायर नहीं बनना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है, हमने पद्यांश में ही बता दिया कि पाहन मतलब क्या होता है, प्रस्तर यानी कि पत्थर। पत्थर का यदि पूछ दे तत्सम क्या होता है यानी कि शुद्ध तत्व क्या होता है, पाहन का प्रस्तर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पाहन का पर्यायवाची पूछ दिया तो पत्थर हो जाएगा। आप 19वें का सी। दोस्त मज़ा आ रहा हो तो चैनल के नीचे आपको एक बटन दिखेगी सब्सक्राइब वाला, उसको दबा देना है और दोस्तों तक शेयर करना है, लाइक कोई भी करते रहना है। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो आदर्शवादी, खून पसीना बहाकर, रुकावटों को ठोकर मारना, समझौतावादी यानी कि यदि आप समझौतावादी बन रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है, जीवन जीना बेकार है। 20वें का बी। तो आधा तक हो चुके हैं और जितने भी बहादुर अभी तक डटे हुए हैं, जिनका 20 में से 20 सही है, लाइक करते चलिएगा दोस्त और अंत में बताइएगा आपके कितने सही हैं। नेक्स्ट कह रहा है इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, किस समास में। तो देखिए अव्ययी भाव में पहला क्या होता है, अव्यय होता है। द्वंद्व में दोनों शब्द प्रधान होते हैं। ठीक है, कर्मधारय यानी कि कर्मधारय में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन जो द्विगु समास होता है इसमें संख्यावाचक होता है, जैसे तिराहा हो गया, ठीक है, त्रिनेत्र हो गया, चौराहा हो गया, यह सब क्या है, द्विगु समास, इसमें संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, यह सब द्वंद्व में आ जाएगा। कह रहा है राजपुत्र में कौन सा समास है, जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर जब का आ गया तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। कर्मधारय नहीं, तत्पुरुष। 22वें का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 23-24। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित करना है। तो देखिए यहाँ पर आप खा सकते हैं 2 का। 23वां कह रहा है समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता, इसमें क्या बेमेल है। देखिए समस्या मतलब परेशानी होता है, कठिनाई भी सेंस वहीं से आता है, जटिलता मतलब यह भी कठिन का ही पर्यायवाची है। खेद जो है इसके मतलब होता है दुख, मुझे खेद है कि आज उसकी तबीयत खराब हो गई। तो खेद मतलब क्या होता है, दुख होता है। तो यहाँ पर अलग सबसे यही दिख रहा है बेमेल यही, तो ऑप्शन नंबर बी
एकदम सही हो जाएगा 23वें का। 24वें कह रहा है कि घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। अब देखिए इसमें आप धोखा खा सकते हैं। 24वें का सही आंसर चूज करिए। देखिए एक तरीके से रीजनिंग वाला भी सवाल यहाँ पर आ जाएगा। देखिए परिवार मतलब परिवार, अपना परिवार, बच्चे परिवार में हिस्सा हैं, प्रियजन अपने प्रियजन क्या है, यह भी रिश्ते को दिखाता है। लेकिन घर जो है यहाँ पर सबसे अलग है, इसको आप हिंदी समझिए या रीजनिंग समझिए। 24वें का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 24वें का ए। 25वां जो है कह रहा है जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास है, तो जिसका पहला पद समान हो उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। यहाँ पर 26वां प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। तो निर्गुण यानी कि जिसमें गुण ही ना हो, यही मतलब है ना, निर्गुण मतलब निर्गुण। तो यहाँ पर 26वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कबीरदास जी थे यह निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आते थे। बाकी तुलसीदास जी की बात करें, सूरदास जी की बात करो, या सगुण के अंतर्गत आते थे। तुलसीदास जी रामाश्रयी काव्य मतलब रामाश्रयी धारा के कवि थे। सूरदास जी कृष्णाश्रयी यानी कि कृष्ण भगवान का गुणगान करते थे। अगला है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में क्या कर रहे हो, किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो देखिए हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया था। और राजभाषा की बात करें तो कौन से भाग में है, तो 17वें भाग में भारतीय संविधान के, और तो 343 आर्टिकल के अंतर्गत इसको रखा गया है। और हिंदी हमारी राजभाषा है और लिपि कौन सी है, देवनागरी है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं, तो सबको पता होगा जयशंकर जी हैं। अगला कह रहा है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो यहाँ पर आदिकाल यानी कि सबसे प्राचीन रचना है, 29वें का ऑप्शन नंबर है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता पता है चंद्रबरदाई है। इसके अलावा जैसे परमाल रासो हो गया उसके रचयिता जगनीक है। विजयपाल रासो हो गया उसके रचयिता नल सिंह हैं। नेक्स्ट है दिवसावसान का समय मेघमय आसमान में उतर रही है वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर एक बात जानने लायक है, यहाँ पर जो होता है जैसे कि किसी निर्जीव वस्तु का सजीव वस्तु से तुलना या फिर वर्णन किया जाता है, इस तरह का जब कोई चीज़ आता है तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। 30वें का 31वें का कह रहा है कि शब्दकोश में 6 शब्द का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो 31वें का सही जवाब हो जाता है क के बाद यहाँ पर 6, क प्लस स इज इक्वल टू क्या होता है 6। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, त्र नहीं लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर क होगा 31वें का। और यह यूपी पुलिस और यूपी SSC के द्वारा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है 31 का ए। 32वां कह रहा है खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति शब्द का उचित अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। यहाँ पर देखिए जो यह क्वेश्चन दिया है इसमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न हमने पहले भी प्रैक्टिस संख्या 5-6 में कर चुके हैं। एक पहले रहेगा फिर उसके बाद 6 लास्ट में रहेगा, बीचे में य र ल व को ऐसा व्यवस्थित करना है कि एक सेंटेंस बन जाए। जैसे कह रहा है जिस प्रकार, अब इसके बाद क्या आएगी जिस प्रकार, उसके स्वभाव का जिस प्रकार, इस तीनों में से कौन सा पहले रखें। तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे हम पहले यही को उठा लेते हैं, जैसे जिस प्रकार दहकना है, कोई समझ ही नहीं, कोई अर्थ शब्द ही नहीं बन रहा है। तो जिस प्रकार यदि हम वह ले लें, जिस प्रकार अग्नि का धर्म है दहकना, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार यह मिल गया। तो पहले एक आएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पर बात करेंगे एक के बाद 33वां ना, एक के बाद यहाँ पर क्या आया था अग्नि का कर्म, एक के बाद वह आएगा वह, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा दहकना, यह आएगा, फिर यहाँ पर र आएगा, फिर ल व य र
व य र व य र व य ल आएगा, ठीक है, र लास्ट में आएगा। उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, र लास्ट में आएगा। तो वह यहाँ पर ऑप्शन नंबर 33वें का सी हो जाएगा। आप वीडियो रोक करके एक बार अपने आराम से देख लीजिएगा। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है अक्ल का दुश्मन यानी कि महामूर्ख, निरा मूर्ख, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा 34वें का। वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटि भाग का चयन कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, त्रुटि नहीं है, यानी किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पर जब हम इसको बढ़िया से पढ़ेंगे तो पता चलता है इसका जो संशोधित वाक्य होगा, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा, यानी कि बेकार यहाँ पर नहीं होगा। वैसे भी पढ़ेंगे तो व्यर्थ और बेकार दोनों एक ही शब्द है, पर्याय एक तरीके से, तो यहाँ पर बेकार शब्द का यूज़ नहीं होगा। बी यहाँ पर त्रुटि है। 36वां कह रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी यानी कि जो शुद्ध लिखा गया हो। देखिए सर्वोत्तम ऐसे नहीं लिखते, तो के आगे एक ऐसा त रहेगा, ठीक है, यानी कि आधा त पूरा त रहेगा। सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। कीर्ति ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। कीर्ति कैसे लिखा जाता है, कीर त पे आके की मात्रा रहती कीर्ति। तो यहाँ पर सच्चिदानंद यहाँ पर सही हो जाएगा, सच्चिदानंद। अब बताइए अज्ञेय किसके पीछे लगता है, अज्ञेय किसका उपनाम है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वासैन, अज्ञेय, इनको ही कहा जाता है। वैसे ही पूछ दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग कई बार हमने बताया, उप मतलब आगे, प्रत्यय मतलब पीछे। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आदि में लगता है। आदि मतलब प्रारंभ में लगता है, शब्द के आदि में लगता है। 37वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38वां कह रहा है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है विभिन्न परीक्षाओं में। मिठास में आस प्रत्यय प्रयोग होता है। पूछ रहा है सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य प्लस आग्रह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 39वें का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। 40वां कह रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन यानी कि जो विकार होता है उसको क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। और संधि यहाँ पर 40वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 40 क्वेश्चन को निपटा दिए हैं। बाकी इसको भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। और यहाँ पर बताइए कि 40 में से, ठीक है, 40 में से आपके कितने सही हुए। वैसे आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा आसान था, तो आप 40 में से यानी कि 36-37 तक यदि आप कर लिए गए हैं, 37 तक, तो बहुत ही एकदम एक्सीलेंट होगा। बाकी यदि आप 40 में 40 मार दिए तो वेरी वेरी गुड, आपका हिंदी को मानना पड़ेगा मजबूत है। बाकी यहाँ पर 36-37 जितने भी किया है वह बढ़िया स्कोर है आपका, अच्छा स्कोर है आपके लिए। तुक्का मारने के बाद भी यदि आपका 37-36 तक नहीं पहुँचे तो थोड़ा सा और इस पर मेहनत करना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर से आपको बता दें, अभी तक यहाँ पर आपने नहीं किया है तो ये वाला बटन आपको दिख रहा होगा, इसका उपयोग कर लीजिए, अच्छा लगेगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इन सबको भी आप देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ये जय हिंद, नमस्कार।